हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में हाल चाल तो आप पूछते नहीं हो, पूछ लिया करो, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप हमारा भी हाल चाल पूछते रहा करोगे। तो ठीक है जी। तो 7.13 एक्सरसाइज ML अग्रवाल, जो कि मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लास्ट की दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 7.13 भी इंपॉर्टेंट है, 7.14 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। बस इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है, दो एक्सरसाइज करते ही ये एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद 7.14 एक्सरसाइज जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पर है। ये जो है ना टॉपिक्स, स्पेशली कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये मेनली। और आपको पता है कि अप्लाइड मैथ्स वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है ना। तो उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए। तो इसमें से तो आना ही आना है, 100% भी नहीं कहूंगा, 200% कहता हूं कि आना ही आना है। तो लास्ट की दो एक्सरसाइज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप ये देख लो, जब मैं कैलकुलस पर वीडियो एक अलग से बनाऊंगा ना कि कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं कैलकुलस को पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है कैलकुलस का, बट है 15 मार्क्स, तो कैसे कवर करें वो 15 मार्क्स को, कैसे लें कि हमें ज्यादा कुछ भी ना करना पड़े और हम अच्छा सा स्कोर करके आए अप्लाइड मैथ्स में। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखो, मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अभी आपके सामने पूरा ब्लैंक नोट है, इसमें समझेंगे कुछ बातें, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बढ़िया तरीके से। आपको याद होगा कि आपने कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू, ये सब पढ़ा था 6 चैप्टर में, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि देखो ना, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का पार्ट है ये, और अप्लाइड मैथ्स बच्चे वही तो पढ़ते हैं जो कॉमर्स वाले हैं, तो उनके लिए तो ये टॉपिक वैसे ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता था कि क्या पता था कि जब हमें कॉस्ट फंक्शन दिया होता था तो हम क्या करते थे कि इसका dy अपॉन dx करते थे, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाता था। हां सर, ये तो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते थे? एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी था, जो कॉस्ट फंक्शन था हमारा उसको x से डिवाइड कर देते थे तो एवरेज कॉस्ट आ जाता था। ये सब पढ़ा है ना आपने। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या था? एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब अगर मैं इस मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये जो मुझे देगा ना, ये मुझे कॉस्ट फंक्शन बना के दे देगा, कॉस्ट फंक्शन बना के दे देगा। बस यही तो है, बस यही है बेटा। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही पढ़ना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत इजी है, बिलीव करो, बहुत इजी है, स्कोरिंग है एक्सरसाइज, आता जरूर है। 100% लिखवा लो, क्वेश्चन आएगा। पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, सैंपल पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आया जरूर है। ठीक है ना। इनमें से ऐसे ही रिवेन्यू की बात करें तो d अपॉन dx जब हम करते थे रिवेन्यू फंक्शन का, तो हमें पता है मार्जिनल रिवेन्यू मिलता था। अरे इंटीग्रेशन कर दो मार्जिनल रिवेन्यू का, क्या बात है, क्या मिल जाएगा? रिवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। फटाफट से रिवाइज भी करवा रहा हूं ना आपको साथ साथ। डिमांड फंक्शन क्या होता था? डिमांड फंक्शन क्या होता था? हम डिमांड फंक्शन को कैसे लिखते थे? x इंटू में p करके, ठीक है ना, यही हमारा डिमांड फंक्शन होता था ना, x इंटू में p करके। प्राइस पर यूनिट, और x मतलब यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं, प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम रेवेन्यू में बात करते थे तो x यूनिट्स कितने हमने सेल करे हैं, जब कॉस्ट में बात करते थे तो x यूनिट्स कितने हमने प्रोड्यूस करे हैं। यही बात होती है ना, सिंपल सिंपल सी बात है। बस ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये करना है, और सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन करना है। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन के, बेसिक इंटीग्रेशन जो कि आप चुटकियों में कर दोगे, वो करना है बस। इसमें यही पढ़ना है आपने, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। कहीं सोचो कि पता नहीं क्या ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, बस इसी यही जो है यही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। सीधे एक्सरसाइज में आएंगे और धड़ाधड़ से एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। क्लियर बातें हैं ये। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट को x से डिवाइड कर दो।
अगर एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट फंक्शन में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है या 6th चैप्टर में वो टॉपिक नहीं करा है अच्छे से, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब नहीं पढ़ा है, तो पहले वो वीडियो देख के आ जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। 3-4 वीडियोस में सारा कॉन्सेप्ट खत्म है और वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिस चीज को मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं कि कर लो कर लो, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो ज्यादा प्रेशर मत लो कि सर इंटीग्रेशन तो इतना बड़ा टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन, पता नहीं क्या क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, क्या करें हम, वो हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा नहीं आ रहा है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, आगे का पढ़ लो, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन तो आता है ना आपको। इसमें भी बेसिक इंटीग्रेशन लगना है 7.13 एक्सरसाइज में, 7.14 एक्सरसाइज में भी बेसिक इंटीग्रेशन लगेगा सिर्फ, और क्वेश्चन उसी में से आना है। ठीक है ना? कोई इंटीग्रेशन का आपको कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना देंगे कि हाई लेवल का क्वेश्चन बना देंगे। इतना इतना तो कोर मैथमेटिक्स में भी नहीं पूछा जाएगा इतना डिफिकल्ट तो। ठीक है ना? कोर मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है हर चीज में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है हर चीज में। डिफरेंशिएशन में ले लो, इंटीग्रेशन में ले लो, कहीं पर भी ले लो, ट्रिग्नोमेट्री घुसी होती है। और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं उसमें, है ना? तो इस वजह से कोर मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की वजह से सिर्फ, नहीं तो बाकी का सब इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस पढ़ने पे ध्यान दे दो अच्छे से तो हो जाएगा मामला आपका सारा। ठीक है ना? तो अप्लाइड मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं जो हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं इस साल, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो आप, आपके ऊपर है। हम तो मेहनत करने को तैयार हैं आपके साथ, जो कहोगे उस पर वीडियो बना देंगे। बट वही है कि मेहनत तो आपको करनी है ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो हम तो पेपर करने आएंगे नहीं आपका। ठीक है जी? चलो, तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे अभी, 10 के 10। आपको लगेगा सर ये तो इससे इजी तो कुछ है ही नहीं है, इंटीग्रेशन में अगर यही था तो फिर तो हम ऐसे घबरा रहे थे। सब हो जाएगा क्लियर। मेरी बात सुनना ध्यान से और क्वेश्चन को करना बस। सॉल्यूशन करते हैं इसका, आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में टोटल कॉस्ट पूछी है, मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, अब देखो टोटल कॉस्ट को चाहे ऐसे लिख लो या फिर टोटल कॉस्ट को ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है। टोटल कॉस्ट का मतलब वही कॉस्ट फंक्शन बना रहे हैं हम। ठीक है ना? तो उसी को ही हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें एमसी का, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करना है हमें। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर क्लियर है। 30 + 2x dx कर दो इसका फटाफट से, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन? 30x। देख रहे हो कितना इजी फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इससे इजी तो क्या ही लोगे बताओ, इससे इजी तो क्या ही लेंगे हम, है ना? इससे इजी तो कुछ है ही नहीं है। इंटीग्रेशन करने के बाद हम c लगाते थे लास्ट में, बताओ क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते ही प्लस का c साइन लग जाता था, आपको पता है। क्योंकि कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर भी c लिखा है टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो यहां पर आप इसको k से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप c भी लिख सकते हो। तो यहां पर याद रखना है k का मतलब यहां पर कांस्टेंट की बात हो रही है। जो हमें याद है, हम इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस c लगाते थे, मैं यहां पर k से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप c से भी कर सकते हो। c से कर लो, a से कर लो, b से कर लो, जिस मर्जी से कर लो, बस लिख देना थोड़ा सा साइड में कि k इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना? यहां पर देखो, इट इज नॉन दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹200। फिक्स्ड कॉस्ट हमें 200 गिवन है। ये हमारा क्या निकल के आ गया? अभी ये फाइनल आंसर निकल के नहीं आया है। 30x + x² प्लस में k, अभी ये फाइनल थोड़ी निकल के आया है, कॉस्ट फंक्शन थोड़ी बन गया अभी तो k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना कि एग्जैक्ट k की वैल्यू क्या है, तभी तो बनेगा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है ना पूरा? तो टोटल कॉस्ट ये चल रही है हमारी, अभी खत्म नहीं हुआ। x अगर 0 है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बोला गया, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा, क्वेश्चन चुप रहेगा, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, हमें नहीं पता, कर दो अपने आप सॉल्व, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, मतलब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है उसने। ठीक है ना? 0 यूनिट्स बनाई है। क्यों? क्योंकि देखो आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, अगर मैंने एक दुकान रेंट पर ली है और मैं कुछ काम नहीं कर रहा, 0 इनकम हो रही है मेरा, तो क्या करें भाई? कॉस्ट तो मेरी लगेगी, उसको ही बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट।
रेंट का किराया तो देना ही है, मतलब वो शॉप का जो रेंट है वो तो देना ही है। रेंट का किराया, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, शॉप की जो शॉप है उसका रेंट तो हमें देना ही है, हम कुछ काम करें ना करें, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट जानी ही जानी है, वो तो हमारे पास से पैसा जाएगा ही, हमारी कॉस्ट लगेगी ही वो तो। उसके अलावा जो भी हम यूनिट्स बनाते हैं उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरी करती है कॉस्ट, है ना, कि हमने 10 यूनिट्स बनाई, 20 बनाई, तो वेरी करेगी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है, चाहे हम 0 यूनिट्स बना रहे हो, चाहे 100 यूनिट्स बना रहे हो, चाहे 1000 यूनिट्स बना रहे हो। तो x इक्वल टू 0 है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि 200 है। तो इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी? टोटल कॉस्ट क्या होती थी वो भी रिवाइज करवा दूं क्या? टोटल कॉस्ट हमारी होती थी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, 0 है, फिक्स्ड कॉस्ट तो है ना 200, तो वही फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को टोटल कॉस्ट बोलेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे टोटल कॉस्ट की जगह पर 30 इंटू में 0, x की जगह पर 0 पुट करेंगे प्लस में k, तो यहां से k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 200। ऐसे आपको शो करना पड़ेगा बेटा, एक क्वेश्चन आना है इसमें से, 2 नंबर का है चाहे 3 नंबर का है, आएगा बहुत इजी, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर दोगे मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। बताओ चलें क्या, आगे चलें क्या, जल्दी बताओ। तो आ गया k आ गया, तो जो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास बन गया वो क्या बन गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो टोटल कॉस्ट बन गई, अब क्या बन गई देखो, 30x प्लस में x स्क्वायर प्लस में k की वैल्यू 200, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब आपके ऊपर है, जैसे मर्जी लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, 200 को पहले लिख लो, लास्ट में लिख लो, x स्क्वायर को यहां लिख दो, वो आपकी मर्जी है, सही ये भी है, कोई गलत नहीं होगा। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, बोला है कि कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200। पहले तो 0 यूनिट्स बना रहा था, अब भाई साहब एकदम क्या क्या हो गया कि उसने 100 से 200 यूनिट्स में एकदम जंप किया, ठीक है ना। तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई होगी ये निकालना है। इसका मतलब पहले तो x की वैल्यू 100 थी, फिर उसके बाद में 200 यूनिट्स हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ कॉस्ट में? इसका मतलब C 200 निकालो और माइनस C 100 निकालो, यानी कि जितना वो 200 यूनिट्स को बना के कॉस्ट लगा रहा था अपनी, और जितनी उसने 100 बनाने में, यूनिट्स बनाने में कॉस्ट लगाई थी, दोनों को माइनस कर दोगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 से 200 यूनिट्स में जब वो बढ़ा तो उसकी कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। या फिर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप दूसरा मेथड ये कर सकते हो कि 100 से 200 और 30 प्लस में 2x मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। ये तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो आप, या फिर ये वाला तरीका भी सही है, क्योंकि देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉस्ट फंक्शन पर ही तो पहुंचोगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देना, बात एक ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे ना इसको इंटीग्रेट करने के बाद। तो यहां पर भी तो मैं वही कर रहा हूं कि कॉस्ट फंक्शन में 200 माइनस कॉस्ट फंक्शन 100 कर रहा हूं, तो एक ही बात है ना। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, दोनों सही है, गलत नहीं है, सही दोनों है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन कितना आया था हमारा, ये रहा कॉस्ट फंक्शन। यहां पर आपको बस वैल्यू पुट करनी है, 30 इंटू 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस में 200 माइनस ऐसे ही 30 इंटू 100 प्लस में 100 का स्क्वायर प्लस में 200। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये 6000 प्लस में 40,000 प्लस 200 माइनस 3000 माइनस 10,000 माइनस 200, ठीक है ना, ये इससे कट गया। इसको सॉल्व करोगे तो 33,000 आएगा रुपीज में। बस ये आपका आंसर है। इतना करके आ गए ना अगर क्वेश्चन में, तो पूरे 3 नंबर या 2 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट पूछ रहा था फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट्स, 33,000 आपका आंसर आ जाएगा। और यहां से हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर किया है कॉस्ट फंक्शन। पहला क्वेश्चन था, इस वजह से आराम आराम से समझा रहा था, टाइम लगा के समझा रहा था, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। इसके बाद तो मैं अब राजधानी एक्सप्रेस पकड़ूंगा, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी करवाऊंगा आपको क्वेश्चंस। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, फटाफट करेंगे। अब बस पहले क्वेश्चन में जितना टाइम लगाना था मैंने लगा दिया, अब करेंगे हम दबा के फटाफट से। वही है देखो, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है,
फिक्स्ड कॉस्ट वही दे रखी है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है और इसमें एवरेज कॉस्ट भी पूछ दिया उसने। तो टोटल कॉस्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है मार्जिनल कॉस्ट का, बस सिंपल सी बात है, इतना सोचना नहीं है, सिंपल करके बस फटाफट को खत्म कर देना है क्वेश्चन को, तो इतना तो सोचना नहीं है हमें। इसको कर दो इंटीग्रेशन, तो x³/3 माइनस 150x² 2 प्लस में 750x प्लस में k, ये मत भूल जाना, गलती यहीं होगी बस, मुझे लगता है कि भूल जाओगे आप और गलती आपकी बस यहीं हो जाएगी। जिस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलने हैं उस क्वेश्चन में आधे रह जाएंगे अगर आपने यहां पर गलती कर दी तो। क्लियर है जितनी बात? हाँ सर क्लियर है। कुछ बोला है कि यूनिट्स कितनी उसने बनाई है? नहीं, तो x = 0 रहेगा और फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी, 1250, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 है, 0 अंडा, तो फिक्स्ड कॉस्ट ही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो कि ये है। तो ये रखेंगे हम यहाँ पर और इक्वल टू में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर भी 0, सब जगह 0 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1250 आ जाएगी। ठीक है ना, ये निकालना पड़ेगा, ऐसे निकाल के शो करना पड़ेगा। सर ये तो हमें साफ पता चल रहा है 1250 ही रख देते हैं k की वैल्यू, बेटा नहीं, शो करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि k की वैल्यू यही नहीं है जो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, यहीं पर गलती होगी। क्योंकि मुझे पता है ना कि बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं, वो क्या करते हैं, सर यहाँ पर भी देखो फिक्स्ड कॉस्ट 200 आ रही है, तो यहाँ पर देखो k की वैल्यू हमने 200 ही तो लगा दी, सर ये काम हमने यहाँ पर भी किया है, देखो बेटा यहाँ पर कर दिया, हर बार ऐसा नहीं होगा, तो गलती नहीं करनी है, ऐसे करके दिखाना है, एक स्टेप में करके दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 70, क्या है ये, x³/3 माइनस 75x², ठीक है जी, प्लस 750x और साथ में प्लस k की वैल्यू, बस ऐसे आपको आंसर छोड़ना है। एवरेज कॉस्ट क्या था, सर एवरेज कॉस्ट आपने बताया था कि टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड करना है, बस जो बताया था वही करना है और इससे ज्यादा करना भी कुछ नहीं है। देखो जब एग्जाम में करके आओगे ना तो ऐसे करके लिख के आ जाना बस। अब मैं आपको सिर्फ इस वजह से लिखता हूं कि बच्चे, मैं नहीं चाहता कि हाफ मार्क्स भी बच्चों को कट जाएं, सबके नीचे x से डिवाइड करना है बस। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में, अब यहां देखो, थर्ड क्वेश्चन को सारे करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहां से हमें गिवन है 3x² माइनस 10x प्लस में 3, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 3x³/3 माइनस 10x² 2 प्लस में 3x प्लस में k लगाना मत भूलना, इंटीग्रेशन होते ही k लगाना है। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी x³ माइनस 5x² प्लस में 3x प्लस में k। ठीक है ना, अब यहां पर आगे पढ़ लो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹7। अच्छा जी, इस बार वो ये कहता है कि अगर वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो टोटल कॉस्ट उस केस में ₹7 है। ये टोटल कॉस्ट है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड हैं, तभी यहां पर टोटल कॉस्ट लिखा है ना। तो टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें तो टोटल कॉस्ट ही चाहिए होती है ना। टोटल कॉस्ट ही रख दो इसके नीचे, बस 7 के नीचे ये, और x की जगह पर 1 पुट करेंगे, इस बार 0 नहीं करना। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹7 टोटल कॉस्ट आएगी। तो क्वेश्चन में जब बोला जाएगा ना तो वही तो काम हमें करना है, अपने मन से क्या कर लें। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 = 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस k, तो k आ जाएगा आपका यहां से कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3 -1 और 7 और 8 आ गया। अब बताओ जरा, अब बताओ, जो बच्चे बहुत होशियार बन रहे थे ना कि सर देखो यहां पर कॉस्ट दे रखी थी 125, तो k की वैल्यू वही आ गई। अब यहां पर भी तो देखो कॉस्ट दे रखी है 7, तो k की वैल्यू फिर 7 क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई बताओ, नहीं आई ना,
तो निकालनी पड़ती हैं बेटा, ये चीज क्वेश्चन का ही पार्ट है, करना पड़ता है। तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट। अब वही बात है कि टोटल कॉस्ट निकालना है, वो तो निकल ही गया है। टोटल कॉस्ट में तो क्या ही है, सारा तो निकल ही गया था हमारा, बस k की वैल्यू तो पुट करनी होती है हमें निकाल के। तो k की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो आ जाएगा 8। एवरेज कॉस्ट अब मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, बट आप करके आओगे क्वेश्चन में खुद, ठीक है ना। इसको x से डिवाइड करना है, बस x से डिवाइड ही तो करना है, और क्या ही करें इसमें। तो ये आपका आंसर आ गया और ये भी है आपका आंसर आ गया। जो टोटल कॉस्ट था इसको x से डिवाइड किया है, एवरेज कॉस्ट आ गया। क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी सर, चलो। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200 यूनिट्स इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। यहां पर क्या पूछा है? यहां पर पूछा है कि कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 200 यूनिट्स। तो सिंपल, आप अगर इसको निकालना चाहते हो तो देखो ऐसे निकाल दो डायरेक्ट कि 100 से 200 MR, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। और यहां पर क्लियरली हमें पता है कि MR क्या है हमारे पास, सॉरी MC, मार्जिनल कॉस्ट। बस इंटीग्रेट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। क्लियर है इतनी बात? लिमिट पुट कर दोगे फिर। चलो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। 0.003 x क्यूब बाय 3 माइनस 0.01 x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2.5 x। प्लस में क्या करें, k आएगा क्या? नहीं आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस है, लिमिट दे रखी है इसमें, तो इसमें k का कोई काम नहीं है। दूसरा वाला मेथड भी सिखा दूंगा अभी, टेंशन मत लो। पॉइंट हटेगा, नीचे कितनी जीरो, 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है ना। ये इससे कट गया तो एक्स क्यूब बाय 1000 माइनस यहां से 2 जीरो तो एक्स स्क्वायर बाय 200 प्लस में 2.5, इसको भी कर लो, पॉइंट हटा के 10x। लिमिट पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। दूसरा मेथड भी बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो। जब 200 को x क्यूब में डालेंगे ना तो 8, 1 2 3 4 5 6 इतनी सारी जीरो आ जाएंगी। यहां पर अगर पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, 200 प्लस में 25 2 जा 50 होते हैं और 2 जीरो वैसे ही है, ठीक है ना। चलो माइनस 100 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है ना। ये देख लो, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, पता नहीं मैं भी क्यों लिख रहा हूं, बट मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, ठीक है ना। बट आप डायरेक्ट भी कर दोगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि ये आप करके ही आना एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे 1 1 जीरो लिख के दिखाना है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी कर देना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 100 अपॉन में 10, इसको सॉल्व कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया 2, इससे ये कट गया, इनसे ये कट गया, इससे ये कट गया, और यहां पर आ गया 5, और इससे ये कट गया, ठीक है ना। चलो तो साइन भी चेंज कर देंगे और फिर अपना फाइनल आंसर दे देंगे, बस यही मांगा था उसने और कुछ नहीं है। ऊपर वहां से कितना बच रहा है, 8000 माइनस में ये कितना है, 200 है ना ये, हाँ 200, उसके बाद प्लस में 500 माइनस यहां से कितना आ रहा है 1000 माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर। यहां से कितना बचा है 50, बस 50 बचा है यहां से, और माइनस प्लस माइनस माइनस 250। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, फोर्थ का 7100 है। 7100 आंसर है रुपीज में, चेक कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। देखो 8000 माइनस 1000 करोगे तो 7000, तो यही हो गया आपका, ठीक है ना। 7000 में 200 और माइनस कर दो, 6800 में 500 और प्लस कर दो, तो आ जाएगा 7300। 7300 में फिर ये हम माइनस कर देंगे 200,
तो 7100 आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा सेकंड मेथड देखना है क्या? देखो कॉस्ट फंक्शन निकाल दिया ना जब आपने, इतना जब करा था आपने ये वाला काम, कॉस्ट यहां पर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कितने यूनिट्स बनाए हैं उसने नहीं पता स्टार्टिंग में, तो कॉस्ट कितनी है नहीं पता, तो जीरो हो जाएगा, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो नहीं पता तो जीरो रखनी है, ठीक है ना। सिंपल यहां पे आपको C200 जब कॉस्ट फंक्शन निकालोगे ना तो C200 माइनस C100 करना है बस, ठीक है ना। ऐसे कर दोगे ना, कॉस्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है 200 और 100, सॉल्व ऐसे ही होगा, ये निकल के यही आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, एक ही बात है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि इसमें हम जब लिमिट नहीं लगा रहे होंगे तो जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो k की वैल्यू निकल के आएगी, वो k की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, आपको जीरो रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया इसमें। क्लियर है जी इतनी बात? हाँ जी सर क्लियर है, आगे चलें क्या? तो ये आप देख लेना, इसका ऑल्टरनेट मेथड आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, मेथड 2 हो सकता है ये, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं, और मेथड 1 ये हो गया आपका। क्लियरली आंसर आ चुका है, आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। बस 10 क्वेश्चन है टोटल, ऑलमोस्ट हम हाफ पर पहुंच चुके हैं। यहां पर बोला गया है आपका टोटल कॉस्ट क्या है, वही है, स्टार्टिंग तो ऐसी करनी है हर क्वेश्चन में, ये MCDX है, तो 500 अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस में 25, ठीक है ना, ये गिवन है, ये अंडर रूट पूरे पर है, आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लेना। 500 को बाहर रख लो, इंटीग्रेट कर लो 1/2x प्लस में रूट पूरे के ऊपर रूट dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो जैसे हम 1/√x का इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं बताओ जरा, 1/√x के इंटीग्रेशन को हम 2√x लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, वैसे ही इसको लिखना है 2 में रूट 2x प्लस 25, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट है तो 2 से डिवाइड भी होगा जो कोफिशिएंट x का है, प्लस में k कांस्टेंट जो नंबर आएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर क्लियर है, डायरेक्ट आपको याद होता था ना तो ये कितना इजी हो गया, देखो 500 रूट में 2x प्लस 25, सर ये तो वही आ गया, वो नहीं आया बेटा, ध्यान से देख लो, वहां पर 500 अपॉन में था, ये इसमें आया ना प्लस के। अब यहां पर देखो फिक्स्ड कॉस्ट 2500 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से x 0 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट या फिर हम उसको टोटल कॉस्ट ही बोल देंगे, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होगी, तो ये कितना आएगा आपका 2500 है, तो 2500 रखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट के नीचे मतलब, तो 500 और x में हम 0 पुट करेंगे, तो यहां से आप ध्यान से देखो ना अगर, तो इस केस में k की वैल्यू हमारी 0 ही आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 5 और 5 की 500 में मल्टीप्लाई करेंगे 2500 ही आएगा, और वो उधर जाके माइनस होके 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो टोटल कॉस्ट यहां से जो बना ना वो 500 रूट के अंदर 2x प्लस 25 ही बचा, बस प्लस k होता है ना, तो k तो 0 ही हो गया, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जो टोटल कॉस्ट है उसको x से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज कॉस्ट ऐसे नहीं छोड़नी, वो कह रहा है कि 72 यूनिट्स जब वो प्रोड्यूस करता है तो एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो 72 यूनिट्स यहां पर प्रोड्यूस मतलब यहां पर पुट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 72 प्लस 25 अपॉन में 72। क्वेश्चन बहुत इजी है, मजा आता है करने में, और एग्जाम में आते जरूर हैं, बार बार बोल रहा हूं, ये वाली बात समझ लो, ठीक है ना। तो आप करके आओगे तो इसमें फायदा आपका ही होना है ना, मार्क्स आपको ही मिलने वाले हैं अच्छे। 169 अपॉन में 72, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 13, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 है, ये आ जाएगा 6500 अपॉन में 72, इसको एक टेबल से कट कर लो तो ये आ जाएगा 36, और 2 से कट कर रहे हैं हम, और ये आ जाएगा आपका
3250। फिर दोबारा से कट करेंगे तो 18 और ये आ जाएगा आपका 1625। रुपीज में है ये आंसर, रुपीज लगाना मत भूलना, ठीक है ना। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। क्लियर है जी। आगे चलें, 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। 6 पर आ जाओ। 6 क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन पर पहुंचना है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स भी निकालना है। तो टोटल कॉस्ट क्या है हमारा, वही है मार्जिनल कॉस्ट dx। तो ये है 3 e की पावर 0.3x प्लस में 5 dx। इंटीग्रेट कर दो, 3 तो बाहर आ जाएगा, e की पावर 0.3x का इंटीग्रेशन e की पावर 0.3x ही होता है, बट यहां पर x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड भी कर देते हैं। सिंपल सी बात है ना, सिंपल, बहुत सिंपल। इसको जब इससे कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.1, ठीक है ना। 0.1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो 10 e की पावर 0.3x। ये देख लेना कैसे सॉल्व किया, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दिया, इससे काट दिया, 10 बच गया, ऐसे समझ लो आप। k की वैल्यू भी तो निकालनी है, कुछ बोला है क्या, हाँ बोला है, फिक्स्ड यूनिट्स बोल दी, वही है। तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट जिसको हम बोल देते हैं 605, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है। तो टोटल कॉस्ट जो दे रखा था इसकी जगह पर हम 6050 रखेंगे। 10 e की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 0, x की जगह पर 0 पुट करेंगे और यहां से सिंपल k की वैल्यू निकालेंगे फटाफट। e की पावर 0 क्या होता है, 10 होता है। क्यों होता है, मतलब e की पावर 0 तो बेटा 1 होता है, 10 बचेगा, क्योंकि देखो e की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 0 करोगे 0 आएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो 10 ही बचा, प्लस 0 प्लस k। तो यहां से k की वैल्यू आपकी आएगी 6040। ओके, यहां से देखो k की वैल्यू 6040 आ गई। ये तो सेम नहीं है, बार बार कह रहा हूं, गलती मत कर देना। टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, टोटल कॉस्ट बनेगा 10 e की पावर 0.3x प्लस में 5x और प्लस में k की वैल्यू 6040। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, वो ये कहता है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स, यानी कि कॉस्ट निकालो, अमाउंट में निकाल के बताओ जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है 10 यूनिट्स का। तो यहां से 10 वैल्यू पुट कर देंगे हम, कहां पर, x की जगह पर, और कहां पर 5 इंटू 10 प्लस 6040। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 e की पावर 0.3 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचेगा, प्लस में 50 प्लस में 6040। इसका फाइनल आंसर कैसे छोड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में हो सकता है आपको ब्रैकेट में e की पावर 3 की वैल्यू गिवन दे रखी हो, तो पुट करके फाइनल आंसर निकाल देना, उसमें क्या है, ये तो बेसिक सी बात है ना, नहीं तो आंसर अपना यहीं छोड़ेंगे हम। तो 10 e की पावर 3 6090 फाइनल आंसर हमारा सही है, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और 7th क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, यहां से मार्जिनल रिवेन्यू वाले क्वेश्चन शुरू हैं। तो रिवेन्यू फंक्शन क्या होता था, अगर हमें निकालना हो तो मार्जिनल रिवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। जैसे हमें अगर मार्जिनल रिवेन्यू पता करना होता था तो क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे रिवेन्यू फंक्शन का, बस यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव है। तो 9 प्लस 6x स्क्वायर dx। तो यहां से रिवेन्यू फंक्शन जो आपका आ जाएगा ना, वो देखो 9x प्लस में 6x क्यूब बाय 3 प्लस में k। सर ये तो k पीछा ही नहीं छोड़ रहा बेटा, क्यों छोड़ेगा ये पीछा, आपका बताओ ना। तो हमें करना ही क्या है इसका, हमें कुछ नहीं करना। जब यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो x 0 है, और यहाँ पर तो वैसे ही कुछ नहीं बोला और भी कुछ, तो टोटल रिवेन्यू भी 0 रहेगा। रिवेन्यू फंक्शन को ऐसे लिखो या टोटल रिवेन्यू लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब 0 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस k, सब 0 है तो k की वैल्यू भी 0 ही आ गई। अब बेटा शो करना पड़ेगा आपको ऐसे, है ना। तो x अगर वो कहता है कि 5 यूनिट्स, अच्छा उससे पहले जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी रिवेन्यू फंक्शन की, वो क्या आ जाएगी, कुछ नहीं आ जाएगी, बस k में 0 लिखना है और वैसे लिखा ना लिखा बराबर ही है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो x जो है वो 5 यूनिट्स अगर वो सेल करता है, तो यहां से x की जगह पर 5 पुट करके ना
बस आपको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपका 45 प्लस में 250, तो ये आ जाएगा 295 रुपीज। क्लियर है जी? इतना कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, आंसर देख लो। आगे चलते हैं हम। 8 क्वेश्चन भी देखो। हर बार जरूरी नहीं है कि इसमें के जीरो ही आएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि नहीं जीरो नहीं आएगा हर बार। और गलती वहीं हो जाती है बच्चों से, वो ये सोचते हैं कि क्या ही निकालें, वो तो जीरो ही आना है। ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं है ऐसा। तो इंटीग्रेट कर दिया इसको हमने, प्लस में के। अब हम लिख रहे हैं बार बार के, तो कोई तो मतलब होगा ना। तो टोटल रेवेन्यू कह दो या रेवेन्यू फंक्शन ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। तो यहां से वही है कि x अगर जीरो है, जब वो 0 यूनिट्स सेल करता है तो उसका टोटल रेवेन्यू तो जीरो ही आने वाला है ना। इसमें अब कोई वेरिएबल रेवेन्यू या वेरिएबल जो फिक्स्ड रेवेन्यू नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ पर। तो बस जीरो पुट करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस 0 प्लस के, तो बस सब कुछ के इक्वल टू जीरो ही आ रहा है यहाँ पर भी। तो जो रेवेन्यू फंक्शन हमारा बन के आया ना, वो क्या आया, 15x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x क्यूब प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फंक्शन आ गया, बोला है फाइंड दी कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमें पता है क्या होता था। डिमांड फंक्शन जल्दी बता दो क्या होता था डिमांड फंक्शन। हम ऐसे करके लिखते थे ना डिमांड फंक्शन को। एक चीज आपको पता होगी कि हम ऐसे लिखते थे r इक्वल टू पी एक्स। तो अगर मैं x से डिवाइड कर दूं रेवेन्यू को तो p डिमांड फंक्शन बन जाएगा ना। देखो वही है, मैंने उसको वैसे लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो 15x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में x, तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डिमांड फंक्शन का। फटाफट देख लो फिर आगे चलते हैं। कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 9th क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। 9th क्वेश्चन में अब आपको इस क्वेश्चन में शायद पता चलेगा कि k की वैल्यू 0 नहीं आती है, तो हमें निकालना जरूरी होता है। तो यहां से अगर हम चलें तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस में 6 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 7x माइनस 6 इंटीग्रेट 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे हमारे बहुत ही होशियार हैं, कई बार गलती कर जाते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है बेटा, यहाँ पर पावर रूल लगना है। जब पावर 1 होता है ना यहाँ पर, तब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 1 अपॉन दिस लॉग x प्लस 2 हो जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो आपका लगने वाला है पावर रूल। पावर जाएगी माइनस में, उसके बाद यहाँ पर जब सॉल्व होगा ना आपका, तो 7x माइनस में 6 पावर रूल लगेगा तो x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर प्लस हो जाता है। कैसे सॉल्व हुआ ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये था, इसको इंटीग्रेट करना है तो x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1, इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन में x प्लस 2 हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, बाहर माइनस था तो ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो गया, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया और आपको फिर मैंने अलग से यहाँ पर समझा भी दिया है, ठीक है ना। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 होगी, अच्छा प्लस के आना है यहाँ पर, तो टोटल रेवेन्यू हमारा 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बोला कुछ नहीं है। वो बात की बात है, ये मत सोचना सर यहाँ पर 4 यूनिट्स तो लिखे हैं, वो बाद में पूछ रहा है कि रेवेन्यू कितना होगा जब वो 4 यूनिट सेल करता है। स्टार्टिंग में तो रेवेन्यू जब वो 0 यूनिट सेल करता है तो रेवेन्यू 0 होगा ना। उस केस में पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन तैयार कर लो अपना, अभी तैयार नहीं हुआ है टोटल रेवेन्यू फंक्शन, है ना। तो सिंपल 0 पुट करो, 0 इक्वल टू में x मल्टीप्लाई 0 प्लस में 6 अपॉन में 0 प्लस 2 प्लस में k। अब बताओ यहां पर 0 प्लस में 6 अपॉन 2 3 प्लस में k,
तो k की वैल्यू निकल के आ गई -3। अब बताओ k की वैल्यू 0 आई है क्या? बस यहीं पर ही गलती हो जाएगी। अगर आपने यहां से k की वैल्यू का स्टेप मिस कर दिया और बाय चांस की बात है कि k की वैल्यू 0 नहीं आई, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा पूरा, आपको पूरे कट होके 0 नंबर मिलेंगे। k की वैल्यू अगर मान लो उस क्वेश्चन में आपकी किस्मत अच्छी है, लक अच्छा है, तो 0 आ गई तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि 0 से फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। बट अगर k की वैल्यू 0 नहीं आई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां से जो रेवेन्यू फंक्शन बना वो क्या बना, 7x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 2 और k की वैल्यू रख देंगे -3। अब बोला है कि अगर x वो 4 यूनिट सेल करता है तो यहां से जो रेवेन्यू बनेगा वो कितना आएगा। टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है जब 4 यूनिट सेल होती है तो x की जगह पर हमें 4 पुट करना है, बस सॉल्व कर देना है। 28 प्लस 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा और -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 26 रुपीज आने वाला है आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो लो यहाँ पर भी -3 का काम है ना, नहीं तो -3 ना होता तो आपका आंसर 29 आता, जो कि गलत होता। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, उसके बाद खत्म, ये एक्सरसाइज भी खत्म। बस एक एक्सरसाइज रह जाएगी, फिर 7.14, फिर इंटीग्रेशन जिसने हमें बहुत सताया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलो तो आ गया लास्ट क्वेश्चन। अब देखो एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा ना, वो इस तरीके से ऊट पटांग वाली हरकत कर जाएगा। देखो यहाँ पर वो फंक्शन ऐसा बना देगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी मेहनत लग जाए, बट अगर बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी इंटीग्रेशन की तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाय चांस की बात है कि अगर एग्जामिनर का मूड बन गया कि हाँ जी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो वो ऐसे बना सकता है, ठीक है ना। बाकी ये भी है कोई डिफिकल्ट नहीं है। 20 को बाहर ले लिया, यहां पर देखो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, x की जगह पर x अपॉन, मतलब ये हो गया कि हम x अपॉन 10 को t पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब इसको डेरिवेटिव करोगे तो 1/10 dx इक्वल टू dt, यानी कि dx की जगह पर मैं लिख दूंगा 10 dt। अब यहां पर देखो 20 तो बाहर ही आ जाएगा, 20 को तो बाहर ले लो, e की पावर x अपॉन टी, यानी कि e की पावर t 1 प्लस x अपॉन 10 को t लिया था dx। अब यहां पर देखो एग्जामिनर फिर खेल जाएगा, कैसे खेल जाएगा, कैसे खेल जाएगा एग्जामिनर। यहां पर उसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन तो बनाया खतरनाक कि बच्चा देख के डर जाए, बट अगर जो बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उसको दिमाग में आ जाएगा। मेनली ई के ऊपर जो बंदर की तरह लटका होता है उसको हम टी मान लेते हैं ना, मान लिया टी, इतना सॉल्व कर लिया। अब यहां पर आगे बच्चा सोचेगा क्या करें, बाय पार्ट्स लगाएं, बट क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर का, टाइम बहुत लग रहा है। अगर बच्चे ने स्पेशल फॉर्म पढ़ी होगी, कौन सी स्पेशल फॉर्म, कि e की पावर x fx प्लस में f डैश x dx इक्वल टू e की पावर x fx dx प्लस में c, ये अगर बच्चे ने स्पेशल फॉर्म पढ़ी होगी, सर ये आपने पढ़ाई है, हमें बिल्कुल पढ़ाई है, 7.9 एक्सरसाइज है जिसमें एक ये स्पेशल फॉर्म है, इस पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, इजी से हैं बड़े, कि अगर आप डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो कि ये स्पेशल फॉर्म है तो वो भी सिखाइए कि कैसे करके आप पहचान सकते हो। ये स्पेशल फॉर्म लगेगी यहां पर, मैंने लिख दी है, अब मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। चलो तो चलें आगे। अब बस यही तो बन रही है स्पेशल फॉर्म। देखो यहां से देखो ध्यान से कि 20 e की पावर t और t का डेरिवेटिव 1 होता है ना, मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं हम, अरे ये क्या हो गया, यहां पर dx की जगह पर तो हमने वैल्यू रखी ही नहीं, यहां पर हमने dt की जगह पर, सॉरी dx की जगह पर तो वैल्यू ही नहीं रखी, dx की जगह पर हमें क्या रखना था, 10 dt रखना था, 10 dt, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, तो जब ये 10 बाहर आ जाएगा तो यहां से ये 200 हो जाएगा,
ठीक है जी, यहां से ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं था, बस यहां पर देखो अब ये सारा कुछ टी में आ गया, स्पेशल फॉर्म ये बन रही है, ई की ऊपर पावर टी है, इधर भी टी है, इधर भी डी टी है। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, सॉरी डेरिवेटिव 1 होता है ना एक्स का, वैसे टी का डेरिवेटिव 1 होगा, स्पेशल फॉर्म बन रही है सीधे सीधे। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हमारा हो जाता है, अब तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि जब हमें पता चल गया कि स्पेशल फॉर्म है, तो 200 तो बाहर ही है, e की पावर x और साथ में फंक्शन, फंक्शन क्या है t, और साथ में प्लस में k, नहीं भूलना। अब क्या करें सर, वैल्यू पुट कर दो जरा, ये e की पावर t है, e की पावर t, तो अब वैल्यू पुट कर दें क्या? हाँ सर वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन 10, x अपॉन 10 प्लस में k, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये इससे तो ये कट गया, तो आपका बन जाएगा 20x e की पावर x अपॉन 10 प्लस में k। अब जब x इक्वल टू 0 होगा तो टोटल रिवेन्यू उस केस में 0 आएगा, तो इसका मतलब 0, ये जो टोटल रिवेन्यू चल रहा था हमारा 20 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई e की पावर 0 प्लस में k, अरे ये तो पहले ही 0 हो गया, तो k तो 0 ही आ गया, तो टोटल रिवेन्यू क्या आ गया, बस 20x e की पावर x अपॉन 10, ठीक है ना, और प्लस में 0 तो उसको तो छोड़ ही दो, तो ये आ गया आपका टोटल रिवेन्यू। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एग्जामिनर और खेलेगा हमारे साथ, वो अभी यहां तो हमें छोड़ेगा नहीं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, एग्जामिनर यहां तो हमें छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा कि जब वो 10 यूनिट्स सेल करता है, अच्छा 10 यूनिट्स अगर वो सेल करता है, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पहले पूरा, ये हमने गलती कर दी कि क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं। देखो इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए था, हमने क्वेश्चन यहाँ पर पूरा ही नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पर सीधे x की वैल्यू 0 पुट कर दी। उसने कंडीशन दे दी है कि इफ द रिवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज रुपीज दिस, फाइंड द रिवेन्यू फंक्शन। जब इस लाइन के बाद बोला जाए ना कि रिवेन्यू फंक्शन फाइंड करो, इसका मतलब यहां पर हमें x की जगह पर कोई 0 0 पुट नहीं करना। अब तो उसने कह दिया है, अब तो उसने कह दिया है कि अगर x की जगह पर अगर हम 10 यूनिट सेल करते हैं तो टोटल रिवेन्यू 200 ई आता है। तो टोटल रिवेन्यू बताओ, तो जी बता दो अब, 200 ई इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ई की पावर 10 अपॉन 10 प्लस में k। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे ना तो सिंपल आपको दिख रहा है क्या मिल रहा है, k की वैल्यू 0 आ रही है। सर पहले भी तो 0 आ रही थी बेटा, ये स्टेप करना था ना जरूरी, नहीं तो ये तो मिस हो जाता हमारा स्टेप, ये तो करना ही था चाहे k की वैल्यू 0 ही आ रही हो, बट ये स्टेप हमें करना ही था। देखो 200 e की पावर 1 यानी कि e हो गया ना, और इधर भी 200 e है, ये इधर आके माइनस हो गया तो k की वैल्यू 0 आ गई, तो 20x e की पावर x अपॉन 10, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा टोटल रिवेन्यू। मेरी बात दोबारा से सुन लो, यहां पर बोला था रिवेन्यू फंक्शन फाइंड करो, उसके बाद बोला था कि रिवेन्यू कितना ऑब्टेन्ड होगा जब वो 4 यूनिट सेल करता है, ये अलग है। यहां पर हमें x की जगह पर 0 और tr 0 रखना है, उससे k की वैल्यू निकाल के दोबारा से पुट करनी है। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि रिवेन्यू फंक्शन बाद में पूछा है फाइंड करने को, उससे पहले एक लाइन दे दी है कि अगर वो 10 यूनिट्स ऑब्टेन करता है, सेल करता है, तो उसको 200 ई रिवेन्यू मिलता है। तो टोटल रिवेन्यू 200 ई है जब वो x की वैल्यू 10 है, तब वो पूछ रहा है कि रिवेन्यू फंक्शन क्या बनेगा। तो इस केस में x की वैल्यू 10 और tr की वैल्यू 200 ई पुट करने के बाद k निकालोगे, फिर k की वैल्यू दोबारा उसमें डालोगे, तो आपका फाइनल रिवेन्यू फंक्शन बनेगा। दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या है, गलती मत कर देना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि अगर एग्जामिनर का मूड बदल गया ना कि हाँ यार कुछ अलग करते हैं, तो वो ऐसे खेल जाएगा अलग, ठीक है ना, बट है इसमें भी कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात? पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है कर देना बस। अब तो मैं भी थक गया बार बार बोल के, बस कर देना जो भी होता है। जो भी पहली बार आए हो वीडियो पे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और बार बार वीडियोस देखते हो तो हर बार वीडियो पे, जिस वीडियो पे आपने कमेंट नहीं किया है उस वीडियो में कमेंट करके थैंक यू ही लिख दिया करो, बस वो भी काफी है हमारे लिए, ठीक है ना। कोई सजेशन हो, कोई भी आपको पूछना हो तो आप मैसेज करना टेलीग्राम पर,
टेलीग्राम पर नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैं सारे मैसेज पढ़ता हूँ और मेरे पास बहुत बच्चों ने मैसेज किया था तो मैंने उन सबको रिप्लाई दिया है। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सजेशन देना हो, आप दे सकते हो, हम उस पर जरूर काम करेंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।